नमस्कार दोस्तों, मैं गिल वी अकेडमी से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बुक 1 यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। इसमें हम जान लेते हैं कि क्या क्या आखिरकार जो टॉपिक्स हेडिंग दी गई है, आखिरकार क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। समग्र मांग यानी कि समग्र मांग क्या होता है, समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके संबंधित अवधारणाएं यानी कि जो डिफिनेशंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या डिफिनेशंस होती है इसके बारे में ये जानेंगे। शुरू करने से पहले चैप्टर हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, यानी कि क्या क्या कंटेंट है वो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। समग्र पूर्ति की अवधारणा किस प्रकार से होती है, यानी कि डिफिनेशंस इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होती है इसके मुख्य रूप से क्या घटक हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। समग्र मांग के कौन कौन से घटक होते हैं ये पढ़ेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समग्र मांग के जो घटक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और समग्र मांग की पूर्ति की अवधारणाएँ कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से हैं। और चौथा हमारा है उपभोग फलन का पहला टॉपिक है बचत फलन किस प्रकार से आखिरकार है, और उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति के संदर्भ में किस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। और आखिरी टॉपिक हमारा है उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति के बीच में किस प्रकार से संबंध होता है इसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। समग्र मांग यानी कि जो समग्र मांग है किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है समग्र मांग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था है उसके समस्त क्षेत्रों द्वारा एक दिए हुए आय, जो एक दिया हुआ आय होता है उसमें उसके स्तर के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के द्वारा समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के नियोजित क्रय का कुल मूल्य को समग्र मांग कहा जाता है। यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके अंदर दी गई जो आय है, आय के अनुसार ही जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग है उसको पूरा करना, तथा एक नियोजित समय के अंदर ही एक मूल्य के अनुसार जो मूल्य दिया हुआ है उसके अनुसार ही उसकी पूर्ति करना समग्र मांग कहलाता है। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है तथा यहाँ कुल आय के रूप में मापा जाता है। यानी कि जो समग्र मांग होता है ना, समग्र मांग के में जो वस्तुएं होती हैं और सेवाओं की जो बिक्री होती है उसके बाद में जो आय प्राप्त होता है इसका कुल आय के रूप में मापा भी जाता है। इसका बाद में आगे देखते हैं हम इसके जो समग्र मांग के जो मुख्य रूप से जो घटक है ना इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से घटक हैं आखिरकार समग्र मांग के, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है उपभोग, यानी कि जो किन किन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, किस प्रकार से उपभोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, जान लेते हैं क्या एक बार। इनमें देश में परिवार द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं में दी गई मांग को शामिल किया जाता है। यानी कि जो उपभोग वस्तुएं की जा रही हैं किस प्रकार से उनकी मांग की जा रही है वस्तुओं की, उनके बारे में बताया गया है। और निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग पहले ही जानते होंगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, जो बड़ा कार्य होता है कि शुरू करने से पहले किस प्रकार से हम पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं, आखिरकार उसके बारे में बताया गया है। निवेश आय से अभिप्राय है इन जिनके द्वारा उत्पादक की पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया गया है मशीनों तथा कारखानों में किस प्रकार से आखिरकार जो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं किस प्रकार से जो पैसे होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा सरकारी आय, यानी कि जो सरकारी आय होता है ये किस प्रकार से आखिरकार होता है उनके बारे में बताया गया है। तो ये जान लेते हैं कि सरकारी आय क्या होता है एक बार। सरकारी आय सरकारी उपभोग आय और सरकारी निवेश आय को सरकारी आय से जोड़ा जाता है। यानी कि जो सरकार के द्वारा जो उपभोग वस्तुएं की जाती हैं उसके में आय और सरकारी निवेश में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की जा रही है दोनों को एक हिसाब से जोड़ा जाता है। और एक हिसाब से जो सरकार के उपभोग आय होते हैं उसमें सामूहिक उपभोग के रूप में वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाला जो खर्चा होता है, और जो इसमें सरकारी निवेश वैसे तो अभिप्राय है जो मुख्य रूप से सड़कें, पुलें, जो हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की जो दवाखाने बनाए जाते हैं मुख्य रूप से सरकार के द्वारा, वो इन्हीं की फंडिंग के द्वारा ही आते हैं। इसे ही मुख्य रूप से सरकारी आय कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से उपयोगी होता है, कहीं ना कहीं एक हिसाब से ज़्यादातर पैसों का जो होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं शुद्ध निर्यात क्या होता है। यानी कि जो आयात और निर्यात के बीच का जो होता है उसे ही अंतर होता है, उसे ही शुद्ध निर्यात कहा जाता है। निर्यात और आयात के अंतर को ही शुद्ध निर्यात कहा जाता है, यही एक इसका डिफिनेशन है मुख्य रूप से। और समग्र पूर्ति किसे कहते हैं, आखिरकार जो समग्र पूर्ति होता है किस प्रकार से होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं क्या है। समग्र पूर्ति का अर्थ वही होता है जो समग्र मांग का अर्थ होता है। समग्र मांग का अर्थ बस इतना होता है कि जो किन किन वस्तुओं का आखिरकार जो है मांग की जा रही है, कैसी की जा रही है उनके बारे में बताया गया। और समग्र पूर्ति का अर्थ ये है कि जो किस प्रकार किन किन वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है, आखिरकार मांग के अनुसार उन वस्तुओं की पूर्ति समय अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में सिर्फ बताया गया है। तो हम ये जान लेते हैं कि समग्र पूर्ति क्या होती है, इसके बारे में क्या है। ये
समग्र पूर्ति एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा, जो उत्पादक इकाई होते हैं इसमें मुख्य रूप से एक निश्चित समय अवधि के दौरान अंतिम सेवाएं और वस्तुओं के नियोजित उत्पादन के कुल मूल्य को समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है मुख्य रूप से, और इसके आधार के अनुसार ही राष्ट्रीय आय सदैव समग्र पूर्ति के समान ही मुख्य रूप से माना जाता है। यानी कि जो मौद्रिक मूल्य होता है ना कहीं राष्ट्रीय आय में भी इसे शामिल किया, इसे मतलब राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, और इसके आधार के अनुसार जो राष्ट्रीय आय होता है ना उसका सदैव जो होता है समग्र पूर्ति के अनुरूप ही एक हिसाब से समान माना जाता है। इसका एक हिसाब से एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जो AD होता है इक्वल टू C + S, जो S जो होता है हमारा बचत होता है, और जो AD होता है समग्र पूर्ति होता है। इसका मुख्य रूप से यही एक कारण है। समग्र पूर्ति के कितने प्रकार के जो घटक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं यानी कि क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। समग्र पूर्ति का पहला घटक हमारा है उपभोग, यानी कि जो उपभोग होता है, किस प्रकार से किन किन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उनके बारे में बताया गया है, ये जान लेते हैं। इसमें देश के परिवारों द्वारा, यानी कि जो देश के परिवार हैं इसमें इसके द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए दी गई मांग, यानी कि जो किन किन एक लेखा वर्ष में जो परिवार होता है किस प्रकार से जो होता है आखिरकार समग्र मांग की उसकी आवश्यकता होती है, किन किन वस्तुओं की वो पूर्ति के लिए मतलब मांग करता है, और सरकार के द्वारा किन किन वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है उनके बारे में बताया गया है। इनको ही शामिल किया जाता है उपभोग में। उपभोग का यानी कि अर्थ यही है कि किन किन वस्तुओं को सरकार के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, जो फैक्ट्रीज होती है उनके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, यानी कि जो लोग होते हैं क्या क्या आखिरकार जो उनकी डिमांड है क्या क्या है उनके बारे में बताया गया है। बचत क्या होता है ये जान लेते हैं। आय उपभोग का अंतर, यानी कि जो आय का बचत होता है, बचत आय उपभोग का अंतर होता है, यहाँ बचत कहलाता है। यानी कि जो उपभोग में जो एक हिसाब से बचत होता है ना उसको ही बचत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपभोग पर आय अधिक के रूप में बचत कहलाता है। यानी कि जो उपभोग वस्तु अधिक मात्रा में की जा रही है ना इसका कहीं ना कहीं एक हिसाब से अधिक बचत के रूप में भी शामिल किया जाता है, इसको ही बचत कहा जाता है। आगे देखते हैं नोट, यानी कि इसके बारे में क्या है, बचत के बारे में कुछ नोट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आय है ना, जो आय है, आय को सामान्य रूप से यहाँ स्तर पर जो बचत होता है हमेशा ऋणात्मक ही होता है, यानी कि जो धनात्मक कभी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक कभी नहीं होता है, यहाँ हमेशा माइनस में ही जाता रहता है, कभी भी प्लस में नहीं होता है। आगे देखते हैं कि टॉपिक हमारा स्वायत्तता उपभोग किसे कहते हैं, यानी कि जो स्वायत्तता उपभोग है ना किसे कहते हैं, ये क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आखिरकार स्वायत्तता उपभोग क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्या ये आय के शून्य, यानी कि जो आय के शून्य स्तर पर होने पर जो आय है, पैसे मान लीजिए शून्य जीरो हो जाता है एकदम से, पर जो उपभोग होता है उस समय जो उपभोग होता है ना उससे स्वायत्तता उपभोग कहा जाता है। यानी कि जो उपभोग की स्थिति एकदम से जो इसकी जो एक हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको मान लीजिए एक हिसाब से एकदम जीरो हो जाती है, उसे स्वायत्तता उपभोग कहा जाता है। जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जो आय हो जाता है, आय में परिवर्तित तो हो रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तित ही नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसमें। यहाँ आय को बोलचदार होता है मुख्य रूप से, यही एक कारण है इसका। जो आय होता है ना मुख्य रूप से इसमें ना तो आय में परिवर्तित होता है ना ही उपभोग तो होता ही होता है, लेकिन जो आय होता है ना आय को मुख्य रूप से एक शून्य मान लिया जाता है। जो उपभोग होता है वो एक हिसाब से इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है, इसे स्वायत्तता उपभोग कहा जाता है। जो कि इसमें परिवर्तन तो होता है लेकिन परिवर्तित नहीं होता है, इसे आय का मुख्य रूप से उपभोग कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष उपभोग किसे कहते हैं, यानी कि जो ये प्रत्यक्ष उपभोग होता है क्या ये जान लेते हैं। आखिरकार राष्ट्रीय आय के मिश्रित, यानी कि जो राष्ट्रीय आय में मिश्रित स्थल पर नियोजित निवेशों को प्रत्यक्ष उपभोग कहा जाता है। यानी कि इसका अर्थ यही है कि जो मिश्रित है पूरी एक हिसाब से मान लीजिए जिन प्रकार की वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है, किस प्रकार से वो एक ही जो राष्ट्रीय आय है उसमें तो इकट्ठा होकर शामिल की जा रही हैं। सभी जो आय होती है मुख्य रूप से जहाँ भी प्रॉफिट होता है उनको मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। नियोजित निवेश को प्रत्यक्ष उपभोग कहा जाता है, यानी कि जो नियोजित तरीके से निवेश किया जाता है, जिन किन किन प्रकार से कहाँ उनको निवेश करना है, किस प्रकार से पैसों का निवेश करना है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है प्रेरित उपभोग किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रेरित उपभोग है क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। उस उपभोग स्तर से है, प्रेरित उपभोग का अर्थ ये है कि जो उस उपभोग स्तर से है
जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर रहता है, यानी कि जो प्रेरित यानी कि जो गांव के लोग होते हैं अधिक मात्रा में, जो मान लीजिए जो आय पर ही सिर्फ निर्भर रहते हैं कि हमें आय कहीं से मिल जाए, सरकार के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री गारंटी अधिनियम हो गया, नवाडा हो गया, या फिर जो उज्ज्वल योजना हो गया, किसी न किसी प्रकार से जो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉफिट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसको आय पर निर्भर रहते हैं कुछ लोग, उसे प्रेरित उपभोग कहा जाता है। मुख्य रूप से यही एक तरह से इसका उदाहरण है। समग्र अनुसूची क्या है, यानी कि जो समग्र अनुसूची है ना, क्या है, किस प्रकार से है, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। समग्र अनुसूची वह तालिका होती है, यानी कि इसका अर्थ ये है, समग्र अनुसूची वह तालिका होती है जो अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप एडी को प्रकट करती है, यानी कि समग्र मांग को प्रकट करती है। किस प्रकार से होती हैं समग्र अनुसूची का अर्थ ये है कि इसमें उन तालिकाओं के अनुरूप है, उन अनुसूची को रखा जाता है जो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्या क्या किन किन वस्तु की कब कैसे ज़रूरत होती है, किस प्रकार से समग्र मांग, किन किन प्रकार से आखिरकार जो वस्तुओं की मांग होती है उनके बारे में बताया गया है, उनको भी इस तालिका में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं उपभोग फलन किसे कहते हैं, यानी कि जो उपभोग फलन होता है किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। गृह अवस्था पारिवारिक उपभोग कर मुख्य रूप से इसमें शामिल होता है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक शामिल होता है इसमें। यहाँ आय के स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है कि उच्च स्तर के एक मुख्य रूप से ये भी कारण है, तथा उच्च स्तर भी होते हैं इसमें शामिल, और इसके विपरीत भी मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं जो उपभोग फलन के रूप में माने जाते हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं, जो उपभोग फलन किसे कहते हैं ये जान लेते हैं एक बार। उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशंस हैं कुछ जरूरी, हम वो पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट्स। उपभोग फलन किसे कहते हैं, उपभोग फलन वह फलन होता है इससे अभिप्राय उपभोग तथा जो उपभोग अधिक मात्रा में वस्तुओं किस प्रकार से उपभोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, तथा आय के बीच के फलस्वरूप संबंध होते हैं, यानी कि जो किन प्रकार से वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, किस प्रकार से आखिरकार जो इससे रिलेटेड जो आय होता है, किस प्रकार से जो अंतिम वस्तु के रूप में वो तैयार हो जाती है, और उसका जो होता है एक तरह से जो आय होता है वो तैयार हो जाता है कि इनका एक तरह से इनका ये रेट होगा, उनका उन वस्तु का वो रेट होगा। तो जो उपभोग होता है और जो आय के बीच में संबंध होता है उसी को ही उपभोग फलन कहा जाता है। आगे देखते हैं बचत फलन किसे कहते हैं, जो बचत फलन है किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बचत फलन से अभिप्राय है बचत और आय के बीच का फलस्वरूप संबंध होता है, यानी कि जो बचत होता है ना, किस प्रकार से बचत होता है, उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जो निवेश करने के बाद जो पैसे बचते हैं, प्रॉफिट जो होता है, उसे आय के साथ जो बचत होता है, जो आय के साथ यानी कि जो पैसे लगाए जाते हैं उसके साथ संबंध, बीच का संबंध होता है। इसके फलस्वरूप जो पैसे हमारे पास बचते हैं प्रॉफिट के रूप में, उसे ही इसका फलस्वरूप मुख्य रूप से संबंध होता है, यही बचत फलन कहलाता है। आगे देखते हैं क्या ये समग्र मांग का संबंध जो होता है आय के साथ तीन प्रकार से किस प्रकार से होता है, यानी कि जो समग्र मांग है ना, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे किस प्रकार से आखिरकार जो समग्र मांग है ना, किस प्रकार से आखिरकार जो आय के साथ तीनों प्रकार से संबंध होता है। यानी कि जो समग्र मांग है ना, समग्र मांग की किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, सॉरी किन किन वस्तुओं की जो मांग की जाती है उसके बारे में हो, और आय के साथ किस प्रकार से आखिरकार जो इनका संबंध है ना उसके बारे में बताएंगे हम। तो पहला हमारा है आय, यानी कि जो तीनों है हमने एक ही जगह लिख रखा है एक ही पेज में, तो देखते हैं क्या है ये आय यानी कि जो कम होता है उपभोग, जो एक हिसाब से कम होता है, ज़्यादा होता है और इक्वल होता है। जो आय मेरे हिसाब से जो इक्वल होता है मुख्य रूप से वो तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो लेकिन जो कम होता है लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन जो होता है मुख्य रूप से ये इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कहीं अधिक मात्रा में, जैसे कि ज़्यादातर वस्तुओं की उपभोक्ता की जा रही है तो वो वस्तुएं बिक नहीं रही हैं उपभोग के रूप में, तो जो व्यक्ति हो रहा है उन वस्तुओं को सही से खरीद नहीं रहा है, यानी कि जो समय समय पर वस्तुएं खरीदी नहीं जा रही है उनका कहीं ना कहीं हिसाब से नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो होती है कम होती है, और कहीं ना कहीं इसकी प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा होती है एक हिसाब से। इसका भी एक हिसाब से एग्जाम्पल है मुख्य रूप से। पहला है हमारा आय को उपभोग को स्वायत्तता उपभोग कहा जाता है, और जो इक्वल है मतलब कि जो आय है ना ये एक हिसाब से कहीं ना कहीं उपभोग के रूप में अर्थव्यवस्था में संतुलन के रूप में मापा जाता है, संतुलन के रूप में इसे माना जाता है, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा हमारा है किस प्रकार से, यानी कि जो वस्तु है ना किस प्रकार से कम हो रही है, उपभोग आय को उपभोग के रूप में जो आय होती है इतना बढ़ जाता है, यानी कि जो यहाँ अधिक मात्रा में जो आय होता है ना किस प्रकार से बढ़ जाता है, और यहाँ पे किस प्रकार से आखिरकार जो आय होता है कम हो जाता है, इसमें स्वायत्तता के रूप में
उपभोग कहा जाता है, और जो आय अधिक मात्रा में बढ़ जाता है कि वह अपने आय को कम करने लगता है, कम लगाने लगता है। यानी कि जो आय होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, किसी न किसी प्रकार से जो होता है वो अधिक मात्रा में जो पैसों की बचत करता है, और जो आय में उपभोग स्वायत्तता होती है एक हिसाब से, कहीं ना कहीं एक हिसाब से इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, और जो यहाँ उपभोग आय में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है पैसे। और लास्ट वाले में, तीसरे वाले पॉइंट में, कि किस प्रकार से यानी कि जो पैसे होते हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में लगाते हैं, और मुख्य रूप से यही इसका एक हिसाब से एग्जाम्पल है, फॉर्मेट है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है जो 7 है वो ख़त्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो के बारे में आप जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी थी, किस प्रकार से लगी आखिरकार। और अब यहाँ पर जो हमारा 7 चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, समग्र मांग समग्र पूर्ति, और इसकी जो अवधारणाएँ हैं ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो कुछ टॉपिक्स ही रह रहे हैं, कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद में जो हम हैं इसकी एपिसोड वाइज जो वीडियोस लाएंगे, इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है AD प्लस C+S जो भी है इसके अंदर, जो भी यानी कि जो बचत होता है, फलन होता है, किस प्रकार से उपभोग फलन होता है, किस प्रकार से ये सब निकाला जाता है, इसकी भी एक तरह से एपिसोड वीडियो लेके आएंगे हम। कि जो न्यूमेरिकल वाले वीडियोज़ हैं ना, उनके हिसाब से चैप्टर वाइज को अलग रखेंगे कि किस प्रकार से आखिरकार आए। बाकी इसके अंदर चैप्टर्स के अंदर कुछ छूटा तो है नहीं है। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स मतलब और भी रह रहा है या नहीं रह रहा है। वैसे तो हमारे हिसाब से पूरे टॉपिक्स हो चुके हैं। बाकी मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।